चलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का लास्ट पार्ट एंड फाइनल पार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि इससे पहले के तीनों पार्ट आपने देख लिए होंगे। अगर इन एनी केस नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले आप चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के पहले के 3 पार्ट देख लो और उसके बाद आप ये पार्ट देखना। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग अब चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है, उसकी लैंग्वेज यहाँ पर इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में ली गई है। ये हमारा इंस्टीट्यूट का ही स्टडी मॉड्यूल है, पेज नंबर 5.16। अब चाहो तो इसको रेफर कर सकते हो। थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर बात करेंगे। सबसे पहले, द डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड टू एन असेट्स शुड बी रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। ये कहता है कि जो हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड है वो रिव्यू होना चाहिए एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से ही लिया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि हमें अपने डेप्रिसिएशन के मेथड को जो हमने अप्लाई किया है उसको रिव्यू करना है एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। और क्या चेक करना है, हमें देखना है कि क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं आ रही हैं इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सपोज एक असेट्स परचेज की, इनिशियली हमें लगा इसकी लाइफ 10 साल है, बट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं कि 3 साल के बाद हमने रिव्यू किया। रिव्यू तो हम एवरी ईयर करते हैं, बट 3 साल के बाद जो रिव्यू किया उसमें पता चला कि इसकी लाइफ अब 7 ईयर्स नहीं रहती, इसकी लाइफ तो अब 6 ईयर्स रहती है, या इसकी लाइफ अब 4 ईयर्स रहती है। ऐसा हो सकता है। तो अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं फ्यूचर को लेकर तो उस केस में क्या करना है, द मेथड शुड बी चेंज्ड टू रिफ्लेक्ट द चेंज्ड पैटर्न। तो हमें अपना मेथड चेंज कर लेना है जिससे कि जो अब हम रिव्यू करने के बाद जो भी हमें एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लगती है फ्यूचर को लेकर, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने मेथड को भी चेंज कर लेना है। Whenever any change in method is made, such change in method is treated as change in accounting estimates। ये आपको ध्यान रखना है, इस पर थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है कि whenever any change in depreciation method is made, such change in method is treated as change in accounting estimates। तो ये माना जाएगा कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की बात कर रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा। आगे क्या बताया, इट्स इफेक्ट नीड्स टू बी क्वांटिफाइड एंड डिस्क्लोज सेपरेटली। अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। A change in an accounting estimate may affect the current period only, or both the current period and future period। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई है। अभी तक हम समझ चुके थे प्रोस्पेक्टिव मेथड के बारे में और रेट्रोस्पेक्टिव मेथड के बारे में। रेट्रोस्पेक्टिव मेथड में होता था कि कुछ भी चेंज करेंगे तो पास्ट से, पिछली किसी डेट से या फिर जब असेट्स परचेज की थी तब से हमें उसका इफेक्ट लेना है। लेकिन यहां पर क्लियरली क्या बोल दिया, अ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट में अफेक्ट द करंट पीरियड ओनली। या तो वो सिर्फ करंट पीरियड को ही अफेक्ट करेगा और बोथ करंट पीरियड एंड फ्यूचर पीरियड्स। तो पास्ट पीरियड की कोई बात ही नहीं कही। इसका मतलब अब के अकॉर्डिंग, मतलब मैं लेटेस्ट जो हमारा प्रोविजन है अगर मैं उसकी बात करूं
लेटेस्ट चेंज की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंगली अब रेट्रोस्पेक्टिवली मेथड है ही नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिव मेथड है। क्लियर? तो उस पर बेस अब हम क्वेश्चन करते हैं। चेंज कई तरह से आ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज आपको मैं बताता हूं। जैसे चेंज कैसे हो सकता है, हमारा चेंज हो सकता है, मान लेते हैं असेट्स की यूजफुल लाइफ में चेंज आ गया। चेंज इन एस्टिमेट माना जाएगा। क्या क्या हो गया? मान लेते हैं जो मेरी असेट्स की यूजफुल लाइफ है उसमें कुछ चेंज हो गया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होना है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होना है, एंड समटाइम्स असेट्स रीवैल्यू हो जाती है। असेट्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, जैसे कि इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। असेट्स की यूजफुल लाइफ कैसे? जब इनिशियली आपने असेट्स परचेज की तो आपने कहा इसकी लाइफ 10 ईयर्स है, लेकिन 2-3-4 साल निकलने के बाद आपने कहा नहीं नहीं, इसकी टोटल लाइफ 10 ईयर्स नहीं है, इसकी टोटल लाइफ तो 8 ईयर्स है। ये चेंज आ गया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, पहले आपने बोला कि 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, बाद में कहा नहीं हम तो सही नहीं लगा रहे हैं, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, पहले एसएलएम लगा रहे थे, बाद में लगा डब्ल्यूडीवी लगाना चाहिए था। पहले डब्ल्यूडीवी लगा रहे थे, बाद में लगा एसएलएम लगाना चाहिए था। क्लियर? इंक्रीज या डिक्रीज इन वैल्यू, मतलब कि जब असेट्स परचेज की तो फर्स्ट ईयर तो आप एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब जैसे मान लेते हैं कोई भी असेट्स 1 लाख रुपए की परचेज की, उस पर कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस थे वो ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं कुछ स्क्रैप वैल्यू थी 50,000 रुपीज और इसकी लाइफ 10 ईयर्स थी। या सिंप्लिसिटी के लिए हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, मैं इंस्टॉलेशन को 150 कर देता हूं। इंस्टॉलेशन 1,50,000 रुपीज। तो अगर आप टोटल देखोगे तो ये हो जाएगा 11 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स। एसएलएम मेथड 10 ईयर्स का टाइम है, तो 1,10,000 रुपीज एवरी ईयर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। बट हुआ क्या, मान लेते हैं कि 3 साल निकल गए, 3 ईयर्स हो गई हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हुए, तो 3 साल में आपने 3,30,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। क्लियर? 3,30,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लगा दिया तो आपकी जो असेट्स की वैल्यू है 3 साल बाद, जो मैं डब्ल्यूडीवी बोलूंगा, वो होगी 7,70,000, क्योंकि आपकी असेट्स की टोटल वैल्यू 11 लाख रुपीज है, तो 7,70,000 रुपीज आपकी डब्ल्यूडीवी आ रही होगी। ड्यू टू एनी रीजन आपको 3 साल के बाद लगा कि नहीं, इसकी वैल्यू तो 50,000 रुपए से बढ़ जानी चाहिए, इसकी जो वैल्यु है वो 770 नहीं है, 820 है। या फिर आपको लगा नहीं, इसकी वैल्यू कम हो जानी चाहिए, इसकी वैल्यू 7,30,000 होनी चाहिए, यानी कि आपने वैल्यू रिड्यूस कर दी। इंक्रीज या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, तो यहां पर भी चेंज आ सकता है, राइट? तो ये 3-4 रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से चेंज आ सकता है और इनको माना जाएगा चेंज इन एस्टीमेट। और चेंज इन एस्टीमेट होगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है करंट ईयर या फिर फ्यूचर ईयर, यहां पर आप चेंज करोगे, पास्ट में जो हो गया सो हो गया। तो इस पर बेस कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 5.16 पर इंस्टीट्यूट का ही एक क्वेश्चन है,
यहां पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मशीन 10,50,000 रुपीज, रेजिडुअल वैल्यू 50,000 रुपीज, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। यह मैंने अपने पास नोट भी कर लिया कि कॉस्ट ऑफ मशीन 1050 है, रेजिडुअल वैल्यू 50,000 है और लाइफ इसकी 10 साल है। और अगर इसकी लाइफ 10 साल है, आगे कहा द कंपनी चेंजेस डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। कंपनी चार्जेस, चेंजेस नहीं, कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 सालों में। अगर हम समझने की कोशिश करें कि कॉस्ट ऑफ मशीन हमारी 10,50,000 रुपीज है, इंस्टॉलेशन या कुछ और एक्सपेंसेस, कोई टैक्सीज, कोई ड्यूटीज नहीं है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है 50,000 रुपीज, इसको लेस कर देते हैं, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। तो हम देखेंगे एसएलएम मेथड से हमारे पास क्या डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। 1 लाख रुपीज ईच ईयर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। अब आगे उसने बात कही एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 2 साल तक डेप्रिसिएशन लग गया। 2 साल तक एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया। 1 लाख रुपीज ईच ईयर है, तो 2 सालों में 2 लाख रुपए लग गया। आगे चलते हैं, एंड देयर आफ्टर डिसाइड्स टू अडॉप्ट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसके बाद क्या डिसाइड किया गया? उसके बाद डिसाइड किया गया कि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चूज करेंगे बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 25%। अब देखो यहां पर डेप्रिसिएशन का मेथड भी चेंज हुआ, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी हुआ, एंड परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी चेंज हो गया। तो 25% का जो डब्ल्यूडीवी मेथड है वो हमने मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि अब आगे ये डेप्रिसिएशन मेथड एंड 25% से लगना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द 3rd ईयर। अब आप देखोगे तो क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द 3rd ईयर। आप सिर्फ 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो। लेकिन मैं आपको इसमें असेट्स अकाउंट बनाकर भी दिखाऊंगा एंड उसमें हम क्या क्या फिगर्स उसमें पोस्ट करेंगे वो भी दिखाऊंगा। एक बार पहले 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो अगर बात की जाए तो मेरी असेट्स की वैल्यू थी 10,50,000 रुपीज, 10,50,000 रुपए मेरी असेट्स की वैल्यू थी, और डेप्रिसिएशन लग चुका है 2 लाख रुपए। टोटल अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं, फर्स्ट ईयर लगा 1 लाख रुपीज, एंड सेकेंड ईयर अगेन लगा 1 लाख रुपीज। तो इसका मतलब जो मेरी डब्ल्यूडीवी होगी 3rd ईयर के ओपनिंग में, राइट, 3rd ईयर ओपनिंग में जो मेरी डब्ल्यूडीवी होगी वो होगी 8,50,000 रुपीज। अब अगर डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज नहीं करना होता तो क्या होता? 3rd ईयर में डेप्रिसिएशन लग जाता 1 लाख रुपीज, अगर डेप्रिसिएशन मेथड चेंज नहीं होता तो। लेकिन 3rd ईयर डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो गया। अब क्या हो गया? अगर आप देखोगे तो अब उसने कहा डब्ल्यूडीवी मेथड और 25% से आपको चार्ज करना है। तो अब ऐसे केस में आपकी जो 3rd ईयर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है उसी को बेस मान लेंगे। ध्यान है, प्रोस्पेक्टिव मेथड, प्रोस्पेक्टिव मेथड में जिस ईयर भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करना है उस ईयर ओपनिंग की जो भी डब्ल्यूडीवी होती है उसी को हम बेस मानते हैं, पहले जो हो गया सो हो गया। बट रेट्रोस्पेक्टिवली में
पीछे से कैलकुलेशन करके आते हैं और जिस ईयर में हम डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हैं उस ईयर की ओपनिंग WDV भी चेंज करनी होती है, क्योंकि पिछले सालों का जो भी इफेक्ट है वो हमें लेना पड़ता है, राइट। प्रोस्पेक्टिव में हम इसी को बेस मानेंगे 8,50,000 रुपए और इस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। ये हमारी WDV हो गई, इस पर 25%, 8,50,000 रुपीज, इसका 25% आएगा 2,12,500। ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछा है कि थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन बता दो। 2,12,200 रुपये हमारा थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। हम ये बता देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको एक बार अकाउंट बनाकर उस पर दिखाता हूं कि वहां पर क्या होगा। सबसे पहले तो हमारे पास डेट्स गिवन नहीं है, कुछ नहीं होता, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इस तरीके से मान के चल लेंगे। सबसे पहले हमने असेट्स परचेज की होगी, मान लेते हैं यहां पर असेट्स परचेज की है टू बैंक अकाउंट और असेट्स परचेज की है 10,50,000 रुपए की, राइट। उसके बाद क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। डेट्स गिवन होंगी तो आप डेट्स ले लोगे बाय डेप्रिसिएशन। और पहले 2 साल तो स्टेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगना है और कैलकुलेट हमने किया हुआ है 1 लाख रुपीस आएगा, राइट। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 9,50,000 रुपीस और फर्स्ट ईयर हमारा क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन में ये मांगा नहीं है बट फिर भी जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा मांग सकता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,50,000 रुपीस एंड ऑफ सेकेंड ईयर। एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा, अगेन बाय डेप्रिसिएशन और वही 1 लाख रुपए बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहां हो जाएगा 8,50,000 रुपीस। थर्ड ईयर के अगर मैं बिगिनिंग की बात करूं तो थर्ड ईयर में हमारी ओपनिंग WDV, थर्ड ईयर में ओपनिंग WDV होगी 8,50,000 रुपीस, 8,50,000 रुपए। और यहां पर मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया था कि हमें मेथड चेंज करना है, तो यहां पर बाय डेप्रिसिएशन अब आपको 8,50,000 रुपीस पे 25% जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, हमारा आया था 2,12,500 रुपए। तो यहां पर आपको सिंपली जैसे प्रोस्पेक्टिव मेथड में करते हैं 2,12,500 रुपए थर्ड ईयर के एंड में आप यहां पर लिख दोगे ये डेप्रिसिएशन हो गया आपका एंड देन बाय बैलेंस कैरी डाउन 8,50,000 माइनस 2,12,500 6,37,500 637,500 रुपीस। ये मैंने आपको अकाउंट में भी प्रेजेंटेशन दिखा दी। तो एग्जाम में अगर आपसे सिर्फ थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन मांग रहे तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर अकाउंट मांगेगा तभी आपको अकाउंट बनाना है। और यहां पर इसको ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 637,500 रुपीस और इस तरीके से अकाउंट में इसकी प्रेजेंटेशन दे दी, राइट। तो सिंपली क्या किया हमने, जैसा प्रोस्पेक्टिव मेथड में करते हैं वैसा हमने यहां पर कर दिया।
आगे चलते हैं, इस पर बेस्ड और क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टीट्यूट का ही इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं। क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 8 में? मेजर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015। ठीक है। व्हेन दे परचेज प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर ₹7 लाख। 1 जनवरी 2015 को बिजनेस स्टार्ट किया एंड सेम डे एक 7 लाख रुपीस का प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज कर लिया। They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum diminishing balance method। पहले वाले क्वेश्चन में पहले हम SLM मेथड यूज कर रहे थे, बाद में मेथड जो चेंज किया वो WDV चेंज किया था। बट इलस्ट्रेशन 8 की बात करें तो पहले हम 15% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं। आगे क्या बात कही? ओवर द ईयर्स देयर परचेज ऑफ प्लांट, और भी प्लांट परचेज किए हैं। देखते हैं आगे। 1 जनवरी 2016 को एक प्लांट परचेज किया 1,50,000 रुपए का। 1 जनवरी 2019 को एक और प्लांट परचेज किया 2 लाख रुपीस का। तो अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल 3 प्लांट यहां पर परचेज कर लिए गए हैं। पहला प्लांट जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया था 7 लाख रुपीस का प्लांट परचेज किया था। तो टोटल 3 प्लांट हो गए हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ऑन 1 जनवरी 2019, यानी कि जिस डेट को हमने थर्ड प्लांट परचेज किया उसी डेट की बात कर रहा है। इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड। कब डिसाइड हुआ? 1 जनवरी 19 को, राइट। तो इसका मतलब 1 जनवरी 19 के बाद जब भी यूजुअली डेप्रिसिएशन लगना होगा तब हम मेथड चेंज कर देंगे। क्लियर? यूजुअली मेथड कब लगता है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो अब WDV से स्ट्रेट लाइन मेथड कर दिया। पहले WDV लग रहा था 15% से, और अब डिसाइड किया गया कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड। सेम डेट को जब हमने डिसाइड किया मेथड चेंज करेंगे, अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगाने का हमने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए हमें या तो वो परसेंटेज बताएगा कितना लेना है, या फिर यूजफुल लाइफ चाहिए। तो यहां पर कहा गया ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। एक चीज ध्यान रखना, वर्ड यूज है रिमेनिंग। टोटल लाइफ एंड रिमेनिंग लाइफ, इन दोनों में फर्क होता है। अगर बात की जाती है टोटल लाइफ की, तो पहले उसकी लाइफ क्या थी? टोटल, मान लो कि टोटल 10 इयर्स थी, तो अब उसकी टोटल लाइफ जो है वो 8 इयर्स है। लेकिन जब बात की जाती है रिमेनिंग लाइफ, तो जो टाइम पीरियड जा चुका है वो तो चला गया, अब आगे के लिए कितनी लाइफ और है। तो यहां पर बात की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 इयर्स। ये 6 ईयर टोटल लाइफ असेस नहीं की है, ये 6 ईयर रिमेनिंग लाइफ असेस की है, राइट। फॉर ऑल द असेट्स, सारी असेट्स के लिए परचेज्ड बिफोर 1/1/2019। अच्छा, मतलब ये जो लाइफ असेस की है, ये जो भी हमने 1 जनवरी 2019 से पहले असेट्स परचेज की हैं, तो देखते हैं 1 जनवरी 2019 से पहले ये 2 असेट्स परचेज किए, तो इन दोनों की रिमेनिंग लाइफ, यानी कि आज के बाद आगे की जो लाइफ है इन दोनों की, वो 6 ईयर्स है। ये असेस किया गया, राइट। जो आगे की लाइफ है वो 6 ईयर्स है विद नो स्क्रैप वैल्यू। और स्क्रैप वैल्यू भी क्या है? 0 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड लगना है। हो सकता है कुछ स्क्रैप वैल्यू भी होती, बट बता दिया कि स्क्रैप वैल्यू 0 है। जो थर्ड वाला प्लांट है उसकी क्या बात कर रहा है देखते हैं। एंड 10 ईयर्स फॉर द असेट परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019।
जो न्यू प्लांट हमने परचेज किया है 1 जनवरी 2019 को, इसकी लाइफ 10 इयर्स असेस की है। क्लियर? टोटल 3 प्लांट है, जिसमें से 2 प्लांट के लिए आगे की लाइफ 6 साल असेस की है और थर्ड प्लांट के लिए 10 इयर्स की लाइफ असेस की है। क्या रिक्वायरमेंट है? कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। यहां पर क्या पूछा हमसे कि आप डिफरेंस कैलकुलेट करो। कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, क्लियर, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। 2019 में ही डिसीजन लिया, तो उस साल के एंड में हमें देखना है कितना एडजस्टमेंट होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को एक बार करते हैं। यहां पर मैंने सिंप्लिसिटी के लिए फॉर्मेट भी बनाया हुआ है। क्वेश्चन में जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मैंने यहां पर नोट किया हुआ है। पहले WDV मेथड था, 1 जनवरी 19 को डिसीजन लिया गया कि मेथड चेंज करना है, WDV से SLM करना है। और इसमें एक चीज और बताई थी कि जब हमने रीअसेस किया, जब हमने असेस किया, तो हमने जो लाइफ आगे के लिए असेस की है, पहली 2 मशीन के लिए हमने लाइफ असेस की है, रिमेनिंग लाइफ 6 इयर्स, और जो भी मशीन परचेज की है 1/1/2019 या उसके बाद, उसके लिए लाइफ असेस की है 10 इयर्स। क्लियर? तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एक टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि हमें देखना है क्या डिफरेंस है। क्लियर? हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ था। हमने एक असेट्स परचेज की थी, परचेज ऑफ प्लांट 1। प्लांट 1 हमने परचेज किया था, और ये परचेज किया था 7 लाख रुपीस का, राइट? तो क्या हुआ होगा एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2015 को डेप्रिसिएशन लग गया होगा। और पहले जब बात की गई थी तो ये बताया था कि पहले WDV डेप्रिसिएशन लगता था, WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%, 15% से 1,05,000 रुपए। क्लियर? उसके बाद WDV क्या आ गई होगी हमारी, क्लोजिंग WDV या नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग WDV 5,95,000 रुपीज। अगले साल हमारी जो ओपनिंग WDV होगी वो हमारी होगी 5,95,000 रुपीज, अगर मैं मशीन 1 की बात करूं। अभी पहले मशीन 1 का ही कैलकुलेट करते हैं, फिर हम मशीन 2 के बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, 31 दिसंबर 2016 को अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा, WDV मेथड एट 15%, 5,95,000 का 15%, 89,250, 89,250। और हमारे पास 1 जनवरी 17 को ओपनिंग WDV हो जाएगी 5,05,750। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, 31 दिसंबर 2017 अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा WDV मेथड से 15%, 5,05,750, इसका 15% आएगा 75,862.5। तो मैं ले लेता हूं 75,863, 75,863 ले लिया मैंने।
ये 862.50 आता है, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने पॉइंट्स को हटा के 3 ले लिया। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या होगा, ओपनिंग WDV 1 जनवरी 18 को हमारे पास क्या आ जाएगी, 505750 माइनस 75863, 429887। और ईयर एंड पे क्या होगा, अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा, WDV 15%, 429887 पर 15%, 64483, 64483 ये डेप्रिसिएशन लग गया। और अब मैं बात करूं कि हमारी 1 जनवरी 19 को ओपनिंग WDV क्या होगी। इस ईयर में आके मेथड चेंज करने का डिसीजन लिया गया, 365404। क्लियर। तो 1 जनवरी 19 को मेरी ओपनिंग WDV क्या होगी, 365404 होगी। क्लियर। तो अगर मुझे मशीन अकाउंट बनाना होगा तो 2015 से मशीन अकाउंट बनता चला आ रहा होगा, 15 में डेप्रिसिएशन लगा होगा, 16 में लगा होगा, 17 में लगा होगा, 18 में लगा होगा, और उसके बाद 1 जनवरी 19 को ओपनिंग WDV 365404 होगी। तो मैं इसको असेट्स अकाउंट में, मशीन अकाउंट में जिस ईयर में हमने मेथड चेंज किया वो ईयर असेट्स अकाउंट में दिखा रहा हूं, और हमारे पास 365404 असेट्स की वैल्यू आ गई। तो नीचे यहां पर मैंने असेट्स का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट बना दिया, और मैं वहां पर 1 जनवरी 19 को 1 जनवरी 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर बैलेंस आ गया 365404। ये बच्चे यहां पर बैलेंस आ गया मेरे पास मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। अब आगे देखते हैं क्या होगा, इस ईयर में चेंज हुआ। ये तो हो गया प्लांट 1 की बात, प्लांट 1 कह लो, मशीनरी 1 कह लो। एक बार प्लांट 2 का भी देख लेते हैं, प्लांट 2 का क्या होगा। अगर मैं प्लांट 2 की बात करूं तो प्लांट 2 परचेज किया है 1 जनवरी 16 को, तो ये ईयर 15 में तो था ही नहीं, 16 को आके यहां पर परचेज कर लिया प्लांट 2, यहां पर परचेज किया है। और कितने का परचेज किया, ये ऊपर वैल्यू हमें गिवन है 1,50,000 रुपीज का, 1,50,000 रुपए का। तो ये हमने परचेज कर लिया। अब इसके ऊपर भी क्या लगेगा, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 15% का डेप्रिसिएशन, 1,50,000 रुपए का यहां परचेज किया, 1,50,000 का 15% 22,500 लग गया होगा पहले, इसकी वैल्यू आ गई होगी 127,500। उसके बाद क्या हुआ होगा, 127,500 पर 15% लगा होगा 19,125, माइनस 127,500, ये हमारे पास आ गया 108,375। और उसके बाद 108,375 पर लगा होगा 15%, 16,256। ये 16,256 पॉइंट में 25 आएगा, मैंने पॉइंट्स में नहीं लिया, राउंड फिगर में ले लिया सिंप्लिसिटी के लिए। तो इसको माइनस कर देते हैं। जो दोनों प्लांट थे उनकी मैंने जिस ईयर में मेथड चेंज कर रहे हैं उस ईयर तक की ओपनिंग WDV मैंने यहां पर कैलकुलेट कर ली। या तो मैं पूरा मशीन अकाउंट बनाता 1/1/2015 से पूरा चला के आता, या मैंने वो टेबल पे बना लिया, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में मेरे से
फ्रॉम द बिगिनिंग अकाउंट पूछा ही नहीं है, जिस ईयर में चेंज हुआ उस ईयर में क्या डेप्रीसिएशन आएगा ये रिक्वायरमेंट है। चलो तो यहां पर ओपनिंग WDV 365404 होगी प्लांट 1 की, और प्लांट 2 की होगी 92119। तो प्लांट 2 की भी मैं यहां पे लिख लेता हूं। नाइन टू वन वन नाइन। अब उसके बाद क्या हुआ, सेम डेट को हमने एक न्यू असेट्स परचेज की थी। जब भी न्यू असेट्स परचेज करते हैं, टू बैंक प्लांट 3 ये परचेज किया था और इसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपए का प्लांट हमने परचेज किया था। एक बार देख लेते हैं। राइट, 2 लाख रुपीस ये प्लांट परचेज किया था। इसकी वैल्यू 10 ईयर्स मानी है जो हमने असेस्ड की है, और इनसे पहले की जो दोनों प्लांट हैं उनकी लाइफ 6 ईयर असेस की है, रिमेनिंग लाइफ। तो 2 लाख रुपए की पहले तो नया प्लांट हमने परचेज कर लिया 2 लाख रुपीस। अब बात आती है इस पर डेप्रीसिएशन लगाने की। अब इस पर डेप्रीसिएशन लगेगा 31/12/19 को बाय डेप्रीसिएशन। अब समझने की चीज यहां पर है, पहले WDV मेथड फॉलो कर रहे थे एट 15%, लेकिन इस ईयर से मेथड चेंज हो गया, राइट। और अब हमें SLM मेथड फॉलो करने के लिए बोला गया। SLM मेथड के लिए लाइफ बताई, रिमेनिंग लाइफ 6 ईयर्स पहली 2 मशीन की, थर्ड मशीन के लिए 10 ईयर्स। क्लियर, स्क्रैप वैल्यू बता दी 0। तो क्या करेंगे, मैं यहां पे हल्की सी वर्किंग बना लेता हूं। जो प्लांट 1 है, प्लांट 1 की ओपनिंग WDV है 365404 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0, और इसकी लाइफ असेस हुई है 6 ईयर। हम कैसे निकालते हैं SLM में, कॉस्ट लेते हैं। अब हमारे पास कॉस्ट तो है नहीं, यहां पर हमारे पास क्या है, WDV है, यानी कि मशीन का बैलेंस है। अगर पहले मशीन परचेज कर ली कुछ सालों के बाद बात करें तो डेप्रिसिएशन लेस होके WDV आ जाती है। तो कॉस्ट या बैलेंस माइनस कर देनी है स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय जो भी उसके नंबर ऑफ ईयर्स, जो उसकी लाइफ असेस की है वो आपको लेनी है। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अब जो चेंज करना है हमें, जो अब लेटेस्ट WDV हमारे पास आई है उसी को हम SLM मेथड के लिए कॉस्ट मान लेंगे। क्लियर। तो मशीन 1 में 365404 माइनस 0 डिवाइड बाय 6 ईयर्स, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 365404 डिवाइड बाय 6, एवरी ईयर 60900। मैं 901 ले लेता हूं क्योंकि 60900.66 हमारा आ रहा है आंसर, तो मैं 901 ले लेता हूं। अब अगले 6 सालों तक 60901 लगेगा। क्लियर। आगे चलते हैं, सेकंड मशीन की बात करें तो सेकंड मशीन में 92119 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0, इसकी लाइफ भी 6 ईयर्स। तो 92119 डिवाइड बाय 6, 15353। ये बात होगी सेकंड मशीन की। सेकंड मशीन का अगले 6 सालों के लिए ये डेप्रिसिएशन लगेगा। अब SLM मेथड से लगना है। बात करते हैं थर्ड मशीन की। थर्ड मशीन तो अभी परचेज की है, उसकी भी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, और 10 साल उसकी जो लाइफ असेस की है वो 10 ईयर्स की है। तो 20,000 रुपीज मशीन 3 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जो हमारी WDV ओपनिंग WDV है इन द ईयर ऑफ चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, उसी को बेस मान रहे हैं। पीछे जो हो गया सो हो गया, अब क्या है उसको बेस मानते हुए आपको चलना है। क्लियर। तो डेप्रिसिएशन प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3, 3 प्लांट है मेरे पास। तीनों का डेप्रिसिएशन की बात करें तो 60901, 15353,
एंड 20,000 रुपीज। तो टोटल डेप्रीसिएशन की भी एक बार बात कर लेते हैं। टोटल डेप्रीसिएशन जो लगेगा वो लगेगा 96,254। और अगर क्लोजिंग वैल्यूज देखी जाए मेरे असेट्स की, तो क्लोजिंग वैल्यू क्या हो जाएंगी? प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3, 365,404। अदरवाइज अगर हम मेथड चेंज नहीं करती तो 365,404 पर 15% लगाना होता, तो इसका 15% आता 54,810.6। लेकिन मेथड चेंज हो गया तो हम WDV नहीं लगाएंगे, अब हमें SLM मेथड लगाना है। उसका डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लिया 304,503। 92,119 माइनस 15,353 76,766। इस क्वेश्चन में हमें स्क्रैप वैल्यू 0 बताई थी, बट जरूरी नहीं है कि हर बार स्क्रैप वैल्यू 0 बताई, हो सकता है कुछ स्क्रैप वैल्यू होती। स्क्रैप वैल्यू भी तो हमारी रीअसेस हो सकती है। जब हमने एसेट्स परचेज की तब लग रहा था स्क्रैप वैल्यू 20,000 होगी, बट कुछ टाइम के बाद लगा नहीं स्क्रैप वैल्यू 10,000 होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो जब भी अगर वो रीअसेस करेगा तो जो लेटेस्ट स्क्रैप वैल्यू बताएगा उसको माइनस कर देंगे। 3,04,503 प्लस 76766 1,80,000 561,269। और टोटल कर देंगे दोनों साइड का और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 657,523। क्लियर? यहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और रिक्वायरमेंट ये थी कि जिस ईयर में हमने मेथड चेंज किया उस ईयर में अल्टीमेटली अब क्या डेप्रीसिएशन लगेंगे वो हमको बताना था। और यहां पे कह दिया था उसने कि पहले जो 2 मशीन है उनकी यूजफुल लाइफ 6 ईयर लेनी है विद नो स्क्रैप वैल्यू, और जो नई वाली एसेट्स है उसकी 10 ईयर्स आपको लाइफ लेनी है। क्लियर? तो यहां पे हमारा ये सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूट का वो भी कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं, और भी एग्जाम्पल हैं उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूट का वो है इलस्ट्रेशन नंबर 9, और ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 5.18 पे। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखो इसमें क्या बोला, अ मशीन कॉस्टिंग ₹6 लाख इज डेप्रीसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। 6 लाख रुपए की मशीन है, स्ट्रेट लाइन बेसिस से डेप्रीशिएट हो रही है अज्यूमिंग 10 इयर्स वर्किंग लाइफ, और रेजिडुअल वैल्यू क्या है? नील, रेजिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है। 10 साल उसकी वर्किंग लाइफ है और 3 साल तक उस पर डेप्रीसिएशन लग गया, फॉर 3 इयर्स लग गया। आगे क्या हुआ? द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग कायदे से अगर 10 साल उसकी लाइफ है, 3 इयर्स का डेप्रीसिएशन लग गया, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी होनी चाहिए? 7 इयर्स। लेकिन 3 साल के बाद जब हमने इसको रिव्यू किया 3 इयर्स के बाद, तो हमें पता चला अब इसकी लाइफ 7 इयर्स नहीं, इसकी लाइफ तो 5 इयर्स है। तो अगर मैं टोटल एसेट्स की लाइफ की बात कर रहा होता तो पहले 10 इयर्स और बाद में 8 इयर्स, अगर मैं बात करता टोटल एसेट्स की लाइफ की। लेकिन यहां पर बात हो रही है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ की, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 7 की जगह 5 इयर्स हो जाएगा। तो अब आपको इसको चेंज करना है, और रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर द 4th ईयर। सिर्फ 4th ईयर का डेप्रीसिएशन मांग लिया आपसे, क्योंकि 3 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 साल चले गए हैं।
अब फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो। चलो देखते हैं इसको एक बार। यहां पर क्या हुआ, यहां पर सिर्फ जो यूजफुल लाइफ है उसका चेंज आया। यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मशीन की जो कॉस्ट है वो है 6 लाख रुपीस, 10 ईयर्स उसकी लाइफ, नील स्क्रैप वैल्यू, डेप्रिसिएशन SLN 3 ईयर्स का लग चुका है। चेंज क्या कर रहे हैं, आफ्टर 3 ईयर्स रीअसेस्ड एज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 7 ईयर्स। ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज इसकी लाइफ जो है वो 7 ईयर्स होनी चाहिए थी, क्योंकि टोटल लाइफ 10 ईयर्स बोला और 3 साल हो चुके हैं, तो उस हिसाब से तो इसकी लाइफ 7 ईयर बननी चाहिए थी। लेकिन जब रिव्यू किया 3 साल के बाद तो ये लगा नहीं, इसकी रिमेनिंग लाइफ 7 नहीं, इसकी रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स होनी चाहिए। तो जब ये पता लगा तो हमें क्या करना होगा, हमें जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो उठाने होंगे और इसको चेंज करना होगा। तो देखते हैं, अगर हम इसकी बात करें, इसकी मैं कैलकुलेशन की अगर बात करूं, तो अगर सबसे पहले 6 लाख एसेट्स की वैल्यू है, क्लियर, और कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, 10 ईयर्स की लाइफ थी, तो पहले 3 साल की अगर बात करें तो 60,000 डेप्रिसिएशन ईच ईयर लगा होगा। पहले 3 साल का, पहले साल 60 लग गया होगा, अगेन 60 लग गया होगा, अगेन 60 लग गया होगा, 180 डेप्रिसिएशन लग चुका है, राइट। अगर 180 डेप्रिसिएशन लग चुका है तो 3 साल के बाद मेरी मशीन की ओपनिंग WDV क्या होनी चाहिए, ये हो गया बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर या बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर। 3 साल तो हो चुके ना, 6 लाख रुपए की मेरी असेट्स थी, पहले साल 60 माइनस हुए होंगे, सेकेंड ईयर 60 एंड 3rd ईयर भी 60, टोटल 180 माइनस हो गए होंगे। 4,20,000 रुपीज मेरी असेट्स की ओपनिंग WDV आई होगी, 4,20,000 रुपये। अगर कुछ भी चेंज नहीं होता तो 4,20,000 रुपीज डिवाइड बाय 7, जो भी रिमेनिंग ईयर्स है, यानी कि अगेन 60,000 रुपीज ही कॉन्टिन्यू डेप्रीसिएशन रहता। लेकिन यहां पर आकर जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो रीअसेस्ड हुई और वो हो गई 5 ईयर्स। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास 4,20,000 रुपये इसकी कॉस्ट आ गई, या इसका जो भी WDV है वो हमारे पास आ गई। स्क्रैप वैल्यू की बात की जाए तो स्क्रैप वैल्यू 0 बोला, और अब इसकी लाइफ 5 ईयर्स। तो अगर अब इसकी लाइफ 5 ईयर्स है तो 4,20,000 डिवाइड बाय 5, 84,000 रुपीज। तो आप देख रहे हो कि पहले जो हो चुका सो हो चुका, रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं कर रहे हम कि अगर यही लाइफ पहले से हमने फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द, जब से हमने एसेट्स परचेज की है तब से हम जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसका अलग रेट मान ली, या जो उसकी यूजफुल लाइफ है 10 की जगह 8 मान लें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो क्या चेंज आता, हम वो बात नहीं कर रहे, रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं देख रहे, जो हो गया सो हो गया, अब आपको चेंज करना है। तो यहां पर हमारे पास असेट्स की वैल्यू हो जाएगी 84, जो डेप्रिसिएशन लगेगा 4th ईयर वो लगेगा 84,000 रुपीज, और अगले 5 साल तक 84,000 लगता रहेगा, जिससे कि 4,20,000 रुपीज पूरे रिकवर हो जाएंगे। पहले 10 साल तक हम डेप्रिसिएशन माइनस करते रहते, अब 8 साल के बाद ही वो खत्म हो जाएगा, क्लियर। तो अगर मुझे इसको मशीन अकाउंट में दिखाना हो, क्लियर, वैसे इसमें मांगा नहीं है, अगर दिखाना होगा तो मैं सिर्फ आपको वैल्यूज दिखाता हूं कि पहले साल 6 लाख रुपए, राइट, और डेप्रिसिएशन लगा होगा 60,000 रुपीज, पहले 3 साल तो 60,000, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स मानी थी, 6 लाख डिवाइड 10, 60,000 रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया होगा, 5,40,000 रुपीज।
फर्स्ट ईयर ये हुआ होगा, मैं सिर्फ वैल्यूज बता रहा हूं। उसके बाद क्या होगा, यहां हमारे पास ओपनिंग वैल्यू बन जाएगी 5,40,000 रुपीज, 60,000 रुपीज सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन आया होगा, तो 4,80,000 क्लोजिंग बैलेंस हो गया होगा। 2 ईयर्स का डेप्रीसिएशन लग चुका है। थर्ड ईयर क्या होगा, ओपनिंग WDV 480 हो जाएगी, और इस साल भी 60,000 रुपीज डेप्रीसिएशन लगा होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 4,20,000 रुपीज। 3 साल हो चुके हैं, 3 साल हो गए। अब 3 साल के बाद डिसीजन लिया मैनेजमेंट ने कि इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो यूजफुल लाइफ, अब जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, अगर हम वैसे देखें, अगर पहले 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ थी, 3 साल हो चुके हैं, तो रिमेनिंग लाइफ 7 ईयर्स होनी चाहिए, बट डिसीजन लिया गया 7 नहीं, अब रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स है। और रिमेनिंग लाइफ जब 5 ईयर्स बताई है, उस समय स्क्रैप वैल्यू 0 बताई है। अगर वो कुछ स्क्रैप वैल्यू बताता तो हम उस स्क्रैप वैल्यू को भी कंसीडर करते, लेकिन यहां पर नहीं बताया, तो इस केस में ओपनिंग WDV वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं होगा, क्लियर, प्रोस्पेक्टिवली चेंज होगा। तो यहां पर आकर हम क्या करेंगे, यहां पर जो डेप्रीसिएशन लगेगा ईयर ऑफ चेंज में बाय डेप्रीसिएशन, ये लग जाएगा 84,000 रुपीज। पहले 60,000 लगता आ रहा है, अब लग जाएगा 84,000 रुपीज, और हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 4,20,000 माइनस 84,000 रुपीज, 3,36,000। ऑल्दो ये क्वेश्चन में मांगा नहीं था, रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मैंने आपको दिखा दिया कि अगर मुझसे वो मशीन अकाउंट मांग भी लेता तो मुझे इस तरीके से प्रेजेंट करना होता। क्लियर। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। आगे बात की है रिवैल्यूएशन पर, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेसिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इसी की बात करता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो आप इसमें देखोगे, आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग एन असेट्स इनिशियली, द असेट्स हुज फेयर वैल्यू could be reliably measured should be carried at the revalued amount। कुछ सालों के बाद जो भी ओपनिंग WDV आ रही है, मैनेजमेंट को लगता है हमें इसको रीवैल्यू कर देना चाहिए। कुछ भी जो भी उनके पास लॉजिक्स हैं, पॉइंट है, उसके बेस पे उन्होंने डिसीजन लिया कि रीवैल्यू होना चाहिए। अब रीवैल्यू करते टाइम इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। इंक्रीज भी हो सकता है और वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। तो यहां पर हमें दो चीजें देखनी है बेसिकली। एक तो रिवैल्यूएशन हुआ, स्पेशली रिवैल्यूएशन के केस में हमें यह भी चेक करना होगा क्या ये फर्स्ट टाइम रिवैल्यू हो रहा है एसेट्स का, या फिर पहले भी रिवैल्यूएशन हो चुका है। उसके बेस पर थोड़ा सा चेंज आएगा। देखते हैं एक बार, एक क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, इसको ट्राई करते हैं। अ मशीन ऑफ कॉस्ट 12 lakh is depreciated straight line assuming 10 years working life and zero residual value। 12 लाख रुपए एसेट्स बता दी, 10 years लाइफ बता दी, और रेजिडुअल वैल्यू 0 है। तो अगर मैं डेप्रीसिएशन की बात करूं तो 12 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय 10 years, 1,20,000 रुपीज ईच ईयर डेप्रीसिएशन आएगा। तो ये 3 सालों तक लगा, फॉर 3 years। तो 3 सालों तक 120, 120, 120 ये डेप्रीसिएशन लगा। तो 3 सालों के बाद ओपनिंग WDV क्या होनी चाहिए? 3 साल के बाद ओपनिंग WDV 12 लाख रुपए की एसेट्स थी,
12 लाख माइनस में 3,60,000, 8,40,000 रुपीज WDV होनी चाहिए। क्लियर? लेकिन यहां पर क्या हुआ, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द मशीन वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय ₹60,000। हमने मशीन को रीवैल्यू कर दिया और रीवैल्यू किया अपवर्ड, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ा दी। कितने अमाउंट से? 60,000 रुपीज से बढ़ा दी। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस्ड एज 9 ईयर्स। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी रीअसेस हुई है। वैसे इसकी टोटल लाइफ 10 ईयर्स थी। अगर 3 ईयर्स हो चुके हैं, 3 ईयर्स हो चुके हैं, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होनी चाहिए 7 ईयर्स। यहां पर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 7 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन यहां पर भी चेंज आया। 7 की जगह 9 ईयर्स रीअसेस्ड किया, वैल्यू भी इंक्रीज की और यूजफुल लाइफ को भी रीअसेस किया, चेंज किया। तो आगे पूछा गया कि कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द 4th ईयर। ऑल्दो यहां पर अभी कोई भी आपसे अकाउंट्स नहीं मांगे थे, बट फिर भी मैं आपको अकाउंट्स में भी प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। यहां पर सिर्फ डेप्रिसिएशन की वैल्यू मांग लेता है, जिस ईयर में चेंज आया उस ईयर में डेप्रिसिएशन क्या होगा, क्योंकि वो आपको अकाउंट में प्रेजेंटेशन तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे चेक कर लेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में 4th ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा, 8,40,000 रुपीज इसकी ओपनिंग WDV है। पीछे जो हो गया हो गया, अब क्या करना है, अब इसकी वैल्यू 60,000 इंक्रीज करनी है। अब वैल्यू आप बिना कोई जर्नल एंट्री किए, बिना किसी कुछ भी किए ऐसे तो वैल्यू बढ़ा नहीं सकते। अगर आप वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ जर्नल एंट्री डालोगे ना। तो 60,000 रुपीज आपको असेट्स के डेबिट साइड में इंक्रीज करने हैं, यानी कि डेबिट साइड में डालनी है, इससे कि इसकी वैल्यू 9 लाख रुपीज हो जाएगी। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू 9 लाख रुपीज हो गई और इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो है 9 ईयर्स, ये भी रीअसेस हुई। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, आगे की बात की जाए तो 1 लाख रुपीज एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पहले आपको असेट्स को रीवैल्यू करना है, वैल्यू बढ़ानी है या कम करनी है वो आपको डालना है। उसके बाद जो भी यूजफुल लाइफ बताई है, अगर वो यूजफुल लाइफ रीअसेस नहीं करता और कहता यूजफुल लाइफ में कोई चेंज नहीं है, तब तो मैं डिवाइड करता 7 ईयर्स से। क्लियर? क्योंकि 7 ईयर्स रिमेनिंग थे। यहां पर उसने बता दिया कि यूजफुल लाइफ भी रीअसेस हुई है, तो उस अकॉर्डिंग 4th ईयर का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 1 लाख रुपीज। देखो यहां पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपको बता दिया कि पहले 1,20,000 लगा 3 सालों तक। 3 साल तक लगने के बाद 840 इसकी ओपनिंग WDV थी, लेकिन हमको रीवैल्यू करना है, 60,000 रुपये बढ़ाना है, तो रीवैल्यू कर दिया, 9 लाख वैल्यू होगी। अब 7 की जगह आपको 9 ईयर्स लेना है, तो 9 लाख डिवाइड बाय 9 1 लाख रुपीज इसका आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 4th ईयर का। अगर इस क्वेश्चन को मेरे को अपने पास प्रेजेंट करना हो मशीन अकाउंट के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, पहले 3 साल 1,20,000 1,20,000 दिखाऊंगा। मैं आपसे बात करता हूं 4th ईयर की, क्योंकि वो जरूरी है। जो 4th ईयर है उसकी बात करते हैं। 4th ईयर में मेरे पास ओपनिंग WDV जो होगी 120 120 120 माइनस हो गया, तो ओपनिंग WDV 840 है, 8,40,000 रुपए 4th ईयर में। अब पहले क्या करना है, इसको रिवैल्यू किया गया, वैल्यू बढ़ाएगी। जब वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऐसे नहीं बढ़ा सकते, वैल्यू बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व। इस पर बात करनी है बेसिकली कि यहां पर क्या आएगा, इसकी अभी डिस्कशन करते हैं। मैंने 60,000 रुपीज वैल्यू बढ़ा दी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब वैल्यू बढ़ गई है, अब ये वैल्यू होगी 9 लाख रुपीज। अब आप एंड ऑफ द 4th ईयर डेप्रिसिएशन लगा दोगे।
9 लाख इसकी वैल्यू और 9 इयर्स की लाइफ, 1 लाख रुपीस का डेप्रीसिएशन, और बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 8 लाख रुपीस। क्लियर? थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। जब भी रिवैल्यूएशन पर क्वेश्चन आएगा वो बात करेगा वैल्यू इंक्रीज की गई या डिक्रीज की गई है, तो आपके पास बच्चे ओपनिंग WDV कुछ अलग होगी, और अब आपको इसको रिवैल्यू करना है, कम करना होगा या ज्यादा करना होगा। कम करना होगा तो अपोजिट साइड पे डालोगे, मशीनरी अकाउंट में असेट साइड पे अपोजिट साइड पे डालोगे। कम करना होगा तो अपोजिट साइड पे बढ़ानी होगी तो सेम साइड पे। जैसे यहां पर इंक्रीज करनी थी तो 60,000 रुपीज इंक्रीज करने थे तो मैंने डेबिट साइड पे डाले, क्योंकि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जब जब भी असेट्स को डेबिट करोगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। असेट्स की वैल्यू कम करनी है तो असेट्स को क्रेडिट कर दो, राइट। अगर बढ़ानी है तो डेबिट कर दो। तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करनी थी तो इसलिए मैंने असेट्स को डेबिट किया, लेकिन क्या लिखा मैंने, रिवैल्यूएशन रिजर्व। इस पर हम डिस्कशन करते हैं, एक बार देखते हैं इसके बारे में हमें क्या बात की गई है। यहां पर देखते हैं जो रिवैल्यूएशन रिजर्व को लेकर बात की गई है, बेसिकली 4 केस बन रही है। मैंने आपको बताया ना, आपको ये चेक करना है कि क्या पहले भी रिवैल्यूएशन हुआ था या नहीं हुआ था। क्लियर? क्वेश्चन में बता देगा कि पहले भी रिवैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ। देखो, अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन से इंक्रीज होता है, जो हमारे वाला क्वेश्चन था कि 60,000 रुपीज इंक्रीज कर दो। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में इंक्रीज करने के लिए क्रेडिटेड डायरेक्टली टू, बेसिकली इंक्रीज करना है तो असेट्स को डेबिट करोगे, राइट। असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स की वैल्यू बढ़ानी है, क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिटेड डायरेक्टली टू ओनर्स इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन रिजर्व हमने बना दिया तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ये तो बात हो गई कि ये फर्स्ट टाइम इंक्रीज हो रहा है। इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, क्या पहले भी सेम एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है, ये चेक करना होगा। क्या पहले भी सेम एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ था। देखो, व्हेन इट इज सब्सीक्वेंट इंक्रीज, मतलब कि पहले भी आपने रिवैल्यूएशन किया और अब उसके बाद दोबारा से रिवैल्यूएशन कर रहे हो। व्हेन इट इज सब्सीक्वेंट इंक्रीज, इनिशियली डिक्रीज, मतलब ये सब्सीक्वेंट इंक्रीज है, सेकेंड टाइम आपने इसको इंक्रीज किया, इससे पहले आप इसको डिक्रीज कर चुके थे। एक काम करते हैं, एक्सेप्शंस को बाद में पढ़ते हैं, पहले हम बिना एक्सेप्शंस के बात करते हैं, फिर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, और अगर अमाउंट डिक्रीज करना होता, मेरे क्वेश्चन में बोलता 60,000 डाउनवर्ड कर दो, डिक्रीज कर दो, तो क्या करना होता, असेट्स क्रेडिट होगा, राइट। लेकिन डेबिट में क्या करना होगा, यहां लिखा चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना होगा इसको। यानी कि इस केस की अगर मैं एंट्री की बात करूं, आपको दोनों एंट्री में बना के दिखा देता हूं। यहां पर मेरी एंट्री असेट्स को इंक्रीज करना है तो असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स को डेबिट करेंगे, इंक्रीज हो जाएगी 60,000 रुपीज से टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अभी मैं मान के चल रहा हूं फर्स्ट टाइम हमारा ये रिवैल्यूएशन हो रहा है, फर्स्ट टाइम, इससे पहले कभी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर फर्स्ट टाइम डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। यहां पे तो रिड्यूस करना है ना, तो रिड्यूस करना होगा तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में ले जाओगे और इस तरीके से अपनी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस कर दोगे। क्लियर? अब बात आती है एक्सेप्शन की। इसकी एक्सेप्शन का मतलब कि ये सब्सीक्वेंट चेंज आ रहा है, पहले भी एक चेंज आ चुका है।
क्लियर। जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहां पर इंक्रीज वाले केस में पहले भी एक बार रीवैल्यू हुआ, लेकिन जब रीवैल्यू हुआ तो हमने क्या किया, इसको वैल्यू डिक्रीज की थी। अब ध्यान रखना, जब फर्स्ट टाइम डिक्रीज की होगी तो हमने क्या एंट्री डाली होगी, तो हमने ये वाली एंट्री डाली होगी। डिक्रीज करने पर तो बच्चे ये एंट्री बनती है ना, फर्स्ट टाइम हमने ये एंट्री डाल दी होगी जब यहां पर इनिशियली ये डिक्रीज हुई वैल्यू। डिक्रीज करने पर तो हमें एसेट्स को क्रेडिट करना होता है। अब आगे चल के सेम असेट्स जिसको पहले रिवैल्यूएशन करते टाइम डिक्रीज किया था और अब इंक्रीज करना पड़ा, तो ऐसे केस में आपको अब जब सेकेंड एंट्री करनी है तो अब ये एंट्री नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा, पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट को अपने पास डेबिट किया हुआ था, अब आप सेम अकाउंट को यूज करोगे। यानी कि असेट्स अकाउंट को तो डेबिट करना ही है, असेट्स इंक्रीज करनी है, असेट्स अकाउंट डेबिट। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व की जगह आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। Recognized in the statement of profit and loss account to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same assets। जितने अमाउंट का आप ऑलरेडी डिक्रीज कर चुके हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, उतने अमाउंट तक आप उसी प्रॉफिट एंड लॉस को रिवर्स कर दोगे। मतलब क्या हुआ, मान लो कि पहले फर्स्ट टाइम आपने असेट्स का रिवैल्यूएशन किया और आपने वैल्यू डिक्रीज कर दी। जैसी वैल्यू डिक्रीज की तो उसकी वजह से आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया, एक तरह से आपने लॉस बुक कर लिया। और जैसे आपने लॉस बुक कर लिया, अपने पास कुछ टाइम के बाद सेम असेट्स को रिवैल्यू करके इंक्रीज करना पड़ा। तो सबसे पहले उसी लॉस से सेट ऑफ करने की बात कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी जितने अमाउंट का आपने पहले अपने पास लॉस बुक किया है, उतने ही अमाउंट को, उतने अमाउंट तक इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट ही यूज करना है। यस, अगर बात आती है कि उससे भी ज्यादा अमाउंट का आपने रिवैल्यू किया तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करोगे। जैसे कि पहले अगर हमने डिक्रीज की वैल्यू से 50,000 रुपीज से, और बाद में चल के आगे चल के हमने सब्सिक्वेंट इसको इंक्रीज कर दिया 60,000 रुपीज से। पहले डिक्रीज की थी, अब इंक्रीज की। तो जब डिक्रीज किया होगा तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट यूज किया होगा। अब जब इसको इंक्रीज करना है तो उतने ही अमाउंट तक 50,000 तक आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही यूज करोगे, और बाकी के लिए क्या यूज करोगे, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। असेट्स में 60, प्रॉफिट एंड लॉस में 50 एंड देन रिवैल्यूएशन रिजर्व में 10। अगर पहले आप सेम असेट्स को डिक्रीज कर चुके हो तो, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर तो सिंपल ये वाली एंट्री हो जाएगी आपकी। क्लियर। और अगर इसका रिवर्स केस हुआ हो, रिवर्स केस का मतलब पहले जब आपने रीवैल्यू किया उस टाइम पर आपने इसकी वैल्यू इंक्रीज की थी, डिक्रीज की जगह आपने इंक्रीज की थी। जब पहले रीवैल्यू किया फर्स्ट टाइम तो आपने असेट्स की वैल्यू इंक्रीज की है, मान लेते हैं 60,000 रुपीज, इतना आपने इंक्रीज किया था। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम इंक्रीज किया था तो क्या एंट्री बनाई होगी, यही वाली, असेट्स को डेबिट किया होगा टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्लियर। फर्स्ट टाइम तो आपने ये एंट्री की होगी। अब वो क्या बात कर रहा है कि पहले आप एक बार इंक्रीज कर चुके हो सेम असेट्स को, तो ये एंट्री डाल चुके हो। आगे चल के फ्यूचर में सेम असेट्स को दोबारा डिक्रीज करना पड़ गया, मतलब अगेन आपने उसका रिवैल्यूएशन किया और आपको लगा नहीं इसकी असेट्स की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो जब ऑलरेडी आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था तो इसका मतलब वो सेम असेट्स की बात हो रही है, तो वो बेकार बना दिया, उसको दोबारा से ठीक कर लो। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व आपने बनाया है अब आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करना होगा। इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करने के बजाय रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करोगे टू असेट्स अकाउंट। और वही बात है उसी हद तक जिस हद तक के लिए आपने पहले उसको इंक्रीज किया था।
पहले 60,000 तक के लिए इंक्रीज किया था, तो अभी भी 60,000 तक के लिए अगर डिक्रीज कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर लोगे। अगर उससे ज्यादा अमाउंट डिक्रीज कर रहे हो तो अगेन आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट को यूज करोगे। क्लियर? तो देखो यहां पे लिखा है डिक्रीज शुड बी, ये एक्सेप्शनल केस आ गया, व्हेन इट इज सब्सीक्वेंट डिक्रीज। इनिशियली इंक्रीज हुआ था, पहले इंक्रीज हुआ था और बाद में आपको डिक्रीज करना पड़ा। पहले यहां पर आपका डिक्रीज हो चुका है, बाद में आपको इंक्रीज करना पड़ा। ये तो एक्सेप्शनल केस है कि सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम कभी भी। फर्स्ट टाइम अगर है तो सिंपल जो दो एंट्रीज मैंने आपको बताई ये एंट्रीज होंगी, असेट्स टू रिवैल्यूएशन रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट टू असेट्स, अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है। बट सेकंड टाइम या उसके बाद थर्ड फोर्थ टाइम ऐसा कुछ हो रहा है कि पहले भी हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर चुके हैं, तो ऐसे केस में जब पहले इंक्रीज या डिक्रीज आपने किया था, जो अकाउंट आपने यूज किए थे, इंक्रीज के केस में रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज किया था, डिक्रीज के केस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट यूज किया था, तो पहले उसी अकाउंट को आप यूज करोगे, रिवर्स हो जाएंगे बेसिकली टू द एक्सटेंट जितना वो पहले इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं, उतने अमाउंट से आपको इसको चेंज करना होगा। तो ये 10th क्वेश्चन भी हमने यहां पर देख लिया जो इंस्टीट्यूट में दिया था। तो अब हमने यहां पर ये कंप्लीट हो जाता है इंस्टीट्यूट में जितने भी टॉपिक्स बताए थे। तो जो अब न्यू चेंज आया है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, उसमें एक तो रेट्रोस्पेक्टिवली मेथड नहीं है, सिर्फ प्रोस्पेक्टिवली आपको चेंज करना है। और प्रोस्पेक्टिवली कैसे चेंज करना है वो हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लिया और हमने अकाउंट्स में भी उसको पोस्ट करके देख लिया। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।